हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के चैप्टर्स का डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीजेस का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरलिपिडेमिया, जो कि वन ऑफ द कंडीशन है जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहीं पे इसका नाम जैसे हमें सजेस्ट कर रहा है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपर यानी ज्यादा, लिपिडेमिया मीन्स लिपिड लेवल, राइट। सो आपके ब्लड में, जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था जब हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिस्कस कर रहे थे, हम एंजाइना डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। और मैंने लास्ट वाले डिस्कशन में जो लेक्चर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी आपको बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, डिटेल में वहां पे मैंने डिस्कस किया था। अगर आपको दोबारा से वो कंटेंट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन प्रिवेल कर रही थी, जो प्लेक इकट्ठा हो रहा था, वो आगे कंडीशन और वर्स जब हो जाती है तो यहाँ पे जो आपका हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एंड लिपिड्स, वो जाके डिपॉजिट होते हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। और वही एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन करता है, जैसे कि आप यहीं पे देख रहे हैं। ये जो येलोइश पोर्शन है ये आपका प्लेक है जो डिपॉजिट हो जाता है। इसकी स्टार्टिंग होती है एंडोथेलियल टिश्यू के डिसफंक्शन से, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स और लिपिड सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, या हम उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाइपरलिपिडेमिया किस वजह से होता है, क्या उसके कारण है, और फिर फर्दर क्या रिस्क फैक्टर हैं, और फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हाइपरलिपिडेमिया क्या है, अभी मैंने आपको बताया हाइपर मींस ज्यादा, लिपिडेमिया मींस लिपिड। ठीक है, तो ये वो मेडिकल टर्म है जो कि हमें बताती है एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ फैट, यानी कि लिपिड्स। ठीक है, हाई लेवल, बहुत ज्यादा लेवल, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट है, हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू है, आपको पता होगा, जो कि फैट, जहां पे सारा बॉडी का फैट जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, वो जो टिश्यू है वो फैट डिपोजिशन के लिए बना है, लेकिन वो भी एक नॉर्मल लेवल तक अपने अंदर फैट को समा सकता है। जब ये लेवल फैट का उसमें डिपॉजिट होने की बजाय और जगह पे बॉडी के पार्ट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फिर हमें दिक्कत करने लग जाता है, वही यहाँ पे ये एबनॉर्मल वर्ड उसको शो कर रहा है कि हाई फैट लेवल है, ठीक है, लेकिन वो जो फैट लेवल आ रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, वो एबनॉर्मल है। और कहाँ ये डिपॉजिट हो रहा है, ये डिपॉजिट हो रहा है ब्लड में। ठीक है, अब हम अगर देखें कि किस तरह का फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें दो मेनली फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, जिनके एबनॉर्मली ब्लड में जमने की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, पैदा हो रही है, जिसको हम हाइपरलिपिडेमिया बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जैसे कि हमने एंजाइना की बात की, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात की, कि वो डिजीज ऐसी डिजीज हैं जो कि अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आपकी फैमिली में किसी को एंजाइना है, या किसी भी तरह का ऐसी डिजीज है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज है, या एंजाइना है, या आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कंडीशन हाइपरलिपिडेमिया के लिए भी है कि अगर आपके एल्डरली जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उससे ऊपर जनरेशन के लोग हैं, उनको कभी भी ये इशू क्रिएट हुआ हो, उनका यानी कि वसा जम गई हो ब्लड में जाके, ब्लड वेसल्स के इनर साइड पे, और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ हो या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ हो, तो आपकी जनरेशन में उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो एक इसका
कॉज है कि ये मेजर कॉज है, ठीक है, ये होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है, तो और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन आ सकती है। अब उसमें क्या चीज इन्वॉल्व है? लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आप किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, वो इस कंडीशन को बहुत अफेक्ट करती है, ठीक है। और उसमें भी आपकी अनबैलेंस्ड डाइट एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी। आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं, आपका जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स का इंटेक ज़्यादा है, तो उस वजह से आपके ब्लड वेसल्स में लिपिड का डिपोजिशन हो सकता है, वसा जम सकती है, जिस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडेमिया कह रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, या बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपके पाचन तंत्र को जो वसा आप खाने से खा रहे हैं, अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, उसको मेटाबोलाइज करने में दिक्कत आती है, ठीक है। आप बैठे हुए हैं और बस खाते जा रहे हैं फैटी फूड, तो क्या होगा? वो जाके कहीं ना कहीं बॉडी में जम जाएगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से या नॉर्मल जो एक्टिविटी बॉडी कर रही है उससे उस फैट को वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी या उसको कहीं पे कंज्यूम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ये कंडीशन, जिसको हम हाइपरलिपिडेमिया बोल रहे हैं, ये अराइज हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बात की थी टाइप की, उसके कई टाइप्स है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के एंजाइना में भी हमने बात की थी, वैसे ही हाइपरलिपिडीमिया के भी टाइप्स है, जो कि मेनली किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? सबसे पहले लिपिड का बढ़ा हुआ लेवल, ठीक है, और ये तो मेन कारण है ही, ठीक है, जिसकी वजह से कंडीशन आ रही है। और उसके अलावा और अदर जो कॉजेज हैं, जो लिपिड लेवल के बढ़ने के साथ साथ एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, वो भी हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन को क्रिएट कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे पहला है, देखिए, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। हाइपर मीन्स ज्यादा, ये मैंने अभी आपको बताया है। कोलेस्ट्रोलेमिया मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। अभी लास्ट वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि दो मेन वसा ऐसी हैं, लिपिड ऐसे हैं, फैट ऐसी है जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है, जिसमें पहला है कोलेस्ट्रॉल एंड दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो पहला वाला जो आपका टाइप है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल से ही एसोसिएटेड है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का ब्लड वेसल में ज्यादा मात्रा में जमा हो जाना, ठीक है, या उसका लेवल बढ़ जाना। तो देखिए वही यहाँ पे एलिवेटेड लेवल ऑफ एलडीएल, इसमें लो एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में डिपॉजिट होता है ज्यादा मात्रा में, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपको जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम बोल रहे हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। फर्दर इसमें देखिए दो टाइप लिखे गए हैं, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड पॉलीजेनिक हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है। फैमिलियल यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये कंडीशन है तो आपकी बॉडी में ये कंडीशन आएगी, जिसको हम बोल रहे हैं फैमिलियल, ठीक है। जेनेटिक कंडीशन, अभी मैंने बताया कि जेनेटिक में होगी तो आपको आएगी डिजीज, तो जेनेटिक कंडीशन कॉजिंग वेरी हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है, वो कहलाएगा आपका फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। और जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि आपको फर्दर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, फर्दर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है या कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में ये चेंज हो सकता है। तो जहां पे आपकी फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व है वो आपका फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया। दूसरा है पॉलीजेनिक, जहां पे एक जीन से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब
हमारा जो मॉलिक्यूलर लेवल है बॉडी का, वहां पे जीन्स मेन रोल प्ले करते हैं। उन्हीं हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वही हमारी एक्टिविटीज को बताता है कि किस तरह का हमारा जेनेटिक मेकअप है, तो हमारे बॉडी में कौन सा जीन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी अगर करंट में हम बात करें थेरेपीज की, तो रिसर्च में यही चल रहा है कि हम जेनेटिक मेकअप में चेंजेस करके कैसे डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो जेनेटिक से एसोसिएटेड है, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही है। तभी वही जीन्स हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होंगे डिजीज कॉज करने के। तो उसी को स्टडी करके हम कोई मॉडिफिकेशंस या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए पहले दोनों टाइप फैमिली हिस्ट्री फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कर रहा है, और दूसरा भी जहाँ पे मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने के लिए वो इस दूसरे टाइप में आ जाएंगे जिसको हम पॉलीजेनिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये उतना सीवियर नहीं है जितना कि आपका फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है। ठीक है, तो पहला हो गया हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, जहां पे आपकी बॉडी में आपके ब्लड में एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका डिपोजिशन इंक्रीज हो जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा टाइप है हाइपर ट्राइग्लिसरेडेमिया। ठीक, दो ही कोलेस्ट्रॉल मेन ऐसे हैं जो कि आपको हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस में पहुंचा रहे हैं। पहला कोलेस्ट्रॉल है, इसीलिए पहला टाइप क्या हो गया, उसी के नाम से एसोसिएटेड है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, दूसरी वसा है, दूसरा फैट है आपका ट्राइग्लिसराइड्स, इसीलिए दूसरा टाइप का नाम है आपका हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जैसे हमने ऊपर वाले के बारे में बात की कि दो तरह के होते हैं, यहां पर भी आपके दो टाइप हैं, फैमिलियल और सेकेंडरी। ठीक है, अब इसको ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन आ रही है। अब अगर वो जेनेटिक कंडीशन की वजह से होगा ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई ब्लड में, तो फिर वो आपका फैमिलियल होगा। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन का मतलब है चेंजेस हो जाते हैं, तो वो जीन्स में चेंजेस होने की वजह से ये कंडीशन आती है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये कंडीशन होगी जिसकी वजह से आपके अंदर ये हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन हो रही है, जहां पर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल इंक्रीज कर रहा है आपकी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब दूसरा कारण ये है कि कोई और रीजन है जिसकी वजह से ब्लड में फैट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वो जेनेटिक नहीं है, तो वो आपका सेकेंडरी हाइपर ट्राइग्लिसरेडेमिया में आ जाएगा। और वो कंडीशंस क्या हो सकती है, अगर आप डायबिटिक है, अगर आपको ओबेस है यानी मोटापा है, ठीक है, डायबिटीज यानी मधुमेह, और आपका ओबेसिटी यानी मोटापा, अगर आपको कोई किडनी डिजीज है, या फिर आप किसी तरह की मेडिकेशन ले रहे हैं, ऑलरेडी कोई थेरेपी ले रहे हैं, उसकी वजह से आपके ब्लड में फैट डिपोजिशन हो रहा है, वसा जमा हो रहा है, तो ये जितनी कंडीशंस हैं ये आपके सेकेंडरी रीजंस होंगे। ठीक है, प्राइमरी रीजन क्या है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, सेकेंडरी रीजन क्या होगा, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, किडनी डिजीज हो गया, या कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं उसकी वजह से अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरग्लाइसिडेमिया। ठीक है, अब चलते हैं, अगला टाइप है कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, दोनों का लेवल इंक्रीज कर रहा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल दोनों का ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। लिपिडेमिया की कंडीशन कंबाइन यानी दोनों तरह के वसा ज्यादा मात्रा में जमा हो रहे हैं आपके ब्लड में। ठीक है, अगला टाइप है आपका डिसलिपिडेमिया।
ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। डिसलिपिडेमिया का मतलब है एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड। ठीक है, पहले स्लाइड में ही मैंने बताया था कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल डिपोजिशन हो रहा है या एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है कोलेस्ट्रॉल में या आपके ट्राइग्लिसराइड में, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है। तो यहां पे इसका इसीलिए नाम रखा गया है डिसलिपिडेमिया ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लिपिड लेवल ऑफ एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, इन्वॉल्विंग हाई ट्राइग्लिसराइड एंड लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। एलडीएल इंक्रीज हो रहा है या एचडीएल कम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एचडीएल पे हम देख रहे हैं कि आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल यहां पे कम हो रहा है और लिपिड लेवल इंक्रीज हो रहा है। यहां पर मेनली जो लिपिड इंक्रीज हो रहा है वो आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो रहे हैं। ठीक है, और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो यहां पर कम हो रहा है। ठीक है, अब सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जो कि अदर डिजीजेस यानी कई डिजीजेस अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो वो सारी मिलकर एक कंडीशन बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो यहां पर वो सिंड्रोम वाली कंडीशन आ रही है, यानी आपको और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि साथ में मिलके इस कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपका एबनॉर्मल लिपिड लेवल बॉडी में ब्लड में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगला है मिक्स्ड हाइपरलिपिडेमिया। ये आपका वही सेम कंडीशन है जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ग्लिसराइड। ठीक है, हाई ट्राइग्लिसराइड, जो कि हमारा कंबाइन वाला और मिक्स्ड वाला ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब लास्ट हमारा है हाइपो अल्फा लिपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका लेवल कम हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन जो ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें क्या कंडीशन हो रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या तो वो इंक्रीज कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज कर रहे हैं एबनॉर्मली, जो कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो फैट को इंक्रीज कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो रही है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसका लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है। अब अगला है इडियोपैथोजेनेसिस। क्या कारण है जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया बॉडी में क्रिएट हो रहा है, ये डिसऑर्डर, ये कंडीशंस आ रही है बॉडी में। जेनेटिक में आपको बता चुकी हूं कि सबसे मेन कॉज है आपकी फैमिली हिस्ट्री में इस कंडीशन का होना। ठीक है, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके अलावा डाइटरी हैबिट्स, ये भी मैंने आपको बताया कि पहला कारण तो जेनेटिक्स है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपको लाइफस्टाइल आपका प्रॉपर नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक कारण है आपके ब्लड में वसा जमा होने का। तीसरा कारण भी हमने अभी डिस्कस किया, अगर आपको मोटापे की कंडीशन है तो यानी आपकी बॉडी में ऑलरेडी वसा जमी हुई है। ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है और वो फिजिकल एक्टिविटी से ही बाहर निकल सकती है। ठीक है, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज की कंडीशन है तो भी वो जाके ब्लड में डिपॉजिट हो जाएगा इस लिपिड के साथ और उसको आर्टरी को वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं तो वो भी आगे जाके लिपिड को डिपॉजिट कर देंगी ब्लड वेसल में। अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप कर रहे हैं तो भी ये कंडीशन जल्दी क्रिएट होगी। और फिजिकल इनएक्टिविटी तो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए वन बाय वन चलते हैं। पहला है आपका
जेनेटिक्स, सो इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल। जैसा कि हम अभी बता रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन है तो आपके अंदर वो कंडीशन आएगी, ठीक है। ये आपको और प्रोन कर देती है, यानी कि आप उस कंडीशन में लाइफ में कभी ना कभी आएंगे, ठीक है। कोई अगर जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, जीन्स में चेंजेस हुए हैं स्पेसिफिक जीन्स में, तो वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म को, लिपिड जो कि टूट के छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही है, वो उसमें अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और वो क्लियर नहीं हो पाएगी लिपिड, ठीक, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल में जाके जमा हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने अभी बात किया कि फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि आपकी ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और ये किस वजह से हो रहा है? ये एलडीएल रिसेप्टर जीन्स जो हैं उसमें म्यूटेशन की वजह से ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जेनेटिक कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन में। और जितनी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमने पढ़ी है, हर एक डिजीज में जेनेटिक्स एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से वो डिजीज फर्दर जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब दूसरा है डाइटरी हैबिट्स। अगर आप सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या कोलेस्ट्रॉल इनको अपनी डाइट में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या इनको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सारी फैट्स जो हैं वो ब्लड में जाके डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। अब जितने भी आपके फ्राइड फूड्स हैं या आपके फैटी मीट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हाई लेवल ऑफ फैट है, उन सब में ये फैट आपको मिलेगी, ठीक है। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल इस तरह के खाने में आपको मिलेगी जो कि फ्राइड फूड है, ठीक है, मीट है जो कि जिसमें फैट लेवल बहुत ज्यादा है, या फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें कि हाई फैट है, ठीक है। उन सब तरह के फूड्स में आपको ये मिलेगी और उसके अलावा आपके प्रोसेस फूड है। अब ये सब मिलके क्या करेंगे? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर देंगे। तीसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी। आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे कि हम लोग पहले बात करते थे अर्ली टू गो एंड अर्ली टू राइज, ठीक है। अब क्या है? लेट टू गो एंड लेट टू राइज, वो उसमें चेंज हो गया है। तो ये उसी तरह का लेवल है कि आपको नहीं पता कब सुबह हो रही है, आपको नहीं पता कब रात हो रही है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और जो भी खाने को मिल रहा है उसको खा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो न्यूट्रिशियस है या नहीं है, जस्ट कि हाँ मुझे भूख लगी है देन आई शुड टेक समथिंग, ठीक है। हम इसी पे कंसंट्रेट होके रह गए हैं क्योंकि हमारी इतना हैक्टिक शेड्यूल है कि हम उसमें इन चीज़ों का सिलेक्शन नहीं कर पाते कि व्हाट थिंग्स वी हैव टू ईट। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या और कोई आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम या कोई और डिजीज आपकी बॉडी में है, आइदर इन इनिशियल स्टेज और मिडल और लेटर स्टेज, देन यू हैव टू लुक आफ्टर अबाउट योर डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटीज की भी जरूरत है। अब फिजिकल एक्टिविटी में आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, थोड़ा रिग्रेस एक्टिविटी हो सकती है, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्टेशन करना है कि किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी मुझे करनी है जिससे कि मैं हेल्दी रह सकूं और अपने जो डिजीज कंडीशन है उसके साथ अपनी जिंदगी को जी सकूं, ठीक है। क्योंकि हमने जैसे बात की थी हाइपरटेंशन या आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें हम रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड डू दैट एक्सरसाइज इन द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर ओनली. If any program you are attending regarding your health of the your cardiovascular system, again the tutor will tell you only about the activities which you can perform for your healthy life, right? So regular physical activity जो कि आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे और वो रेगुलर होता रहे, ठीक है।
और आपका HDL लेवल इंक्रीज हो, ठीक है। HDL यानी कि जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन रहे और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम से निकल जाए, ठीक है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और यानी कि आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और आपके ट्राइग्लिसराइड उनकी मात्रा ब्लड स्ट्रीम में कम हो, ठीक है। तो इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज आपको करनी है। नेक्स्ट आपका कॉज है ओबेसिटी। बहुत एक्सेसिव आपका वेट है तो उसकी वजह से आपकी जो ओबेसिटी की कंडीशन है वो इसी वजह से कि एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपकी ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक। तो इसकी वजह से और हमें क्या प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपके ग्लूकोज को कम नहीं कर रहा है। उसकी जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा और HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का लेवल रिड्यूस कर जाएगा। तो ओबेसिटी की कंडीशन को भी हमें कंट्रोल करना है जिससे कि हम हेल्दी रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वही इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज। अगर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन है जो कि हमें पता है कि टाइप 2 डायबिटीज में होती है, ठीक है, तो वो और आपकी डिसलिपिडीमिया वो दोनों मिलकर आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को इंक्रीज कर देगी और HDL के लेवल को डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि कम होना चाहिए वो ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाएगा और हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्लस्टर ऑफ कंडीशंस, अभी मैंने आपको बताया कि जब कई सारी डिजीज मिलकर क्या कहते हैं, जिस एक कंडीशन को क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, एबनॉर्मल ओबेसिटी, आप ओबेस हैं लेकिन एक कंडीशन है कि एबनॉर्मल ओबेस है, बहुत ही ज्यादा मोटे हैं, बहुत ही ज्यादा वेट है, ठीक है, वो कंडीशन है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक, और एक एबनॉर्मल हाई लेवल है कोलेस्ट्रॉल का जिसको हम बोले डिसलिपिडेमिया। ये सारे एक साथ मिलके आपके ब्लड वेसल्स में लिपिड को डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन आ रही है और इसकी वजह से आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज होने के लिए के भी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की डाइट लेनी है, कैसे क्या फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हो और अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि उसकी वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन और बढ़ेगी, ठीक है। एक आपका अल्कोहल कंजम्पशन है, अगर एक्सेसिव अल्कोहल का आप इंटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज कर जाएगा आपके ब्लड में और हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया होता है। सबसे पहला जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री, दूसरा आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं तो भी जो आपकी फैट मेटाबोलाइज होनी चाहिए थी वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही है, ठीक है। देन ओबेसिटी, आप मोटे हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, वो भी उसको लिपिड लेवल को इंक्रीज करेगा, पहले से ही बढ़ा हुआ है वो ब्लड वेसल में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या और अल्कोहल कंजम्पशन है, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हम इस कंडीशन से
को झेल रहे हैं, ठीक है, या ग्रस्त है। तो सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के टाइम पे भी डिस्कस की थी। वो आर्टरी जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, वो कोरोनरी आर्टरी है। और अगर वो डिजीज स्टेट में है, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, तो वो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। दूसरी कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में डिस्कस किया था, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स का जमा हो जाना, लिपिड का जमा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और अदर सब्सटेंसेस जो कि ब्लड में बह रहे हैं उन सब का डिपॉजिट हो जाना, ठीक है, वो कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। और जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल है उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है, तो ब्लड को बहने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह उसे नहीं मिल पाती, ठीक है। तीसरी है स्ट्रोक। एकदम से अगर आपका ब्लड सप्लाई रुक जाए तो वो जो कंडीशन होगी, एक ट्रॉमा होगा, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रोक। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, अगर आपको वो आर्टरीज जो आपकी पेरिफेरल सिस्टम को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें कोई कंडीशन है जो कि अब नॉर्मल है, वो आपकी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी। और एक है आपकी कंडीशन एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब है कि जो प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमने एथेरोस्क्लेरोटिक की कंडीशन में डिस्कस किया था कि ये जो फैट और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स या अदर सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो रहे हैं ब्लड वेसल्स के इनर वॉल में जाके, वो प्लेक बना देंगे, एक येलोइश फ्लूइड सा बन जाएगा और वही उस एरिया को बड़ा करता रहेगा, यानी कि ज्यादा एरिया कैप्चर करता रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का एरिया छोटा हो जाएगा जिसके थ्रू ब्लड को बहना है, ठीक है। अब ये प्लेक जब रप्चर हो जाएगा, इसकी रप्चरिंग की वजह से उसमें से आपका थ्रोम्बस निकलेगा, यानी कि प्लेटलेट्स निकलेंगे, आपका ब्लड क्लॉट्स निकलेंगे और वो जाके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। उस कंडीशन को एन्यूरिज्म बोलते हैं। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडेमिया, पर्टिकुलरली एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाना, यानी कि ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, ठीक है, वो प्लेक फॉर्मेशन जो कि वहां पे लिपिड जमा होने की वजह से, इन्फ्लेमेटरी सेल जमा होने की वजह से और अदर सब्सटेंसेस जमा होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो आपके प्लेक्स हैं, ठीक है, वो नैरो या स्टिफन कर देंगे आर्टरीज को, जो कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहीं भी आपकी बॉडी में कंडीशन प्रिवेल कर सकती है और उस जहां की भी ब्लड वेसल्स में फैट डिपोजिशन हो गया, ये प्लेक फॉर्मेशन हो गया, उसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम होते ही पहले नमनेस आएगी और नमनेस आने के बाद अगर वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो सेल आपका डाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बॉडी में किसी भी ऑर्गन में हो सकती है और किसी भी एरिया में हो सकती है, किसी भी एरिया बॉडी के ऑर्गन की ब्लड वेसल में हो सकती है, ठीक। अब दूसरा इसका कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरीज कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो, ठीक है, जो कि हार्ट मसल को ब्लड फ्लो दे रही है कोरोनरी आर्टरी, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। या तो एंजाइना की कंडीशन होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, या फिर आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, यानी कि हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन कोरोनरी आर्टरी में हो रही है तो डैमेज होगा हार्ट को, ठीक है। अगर ये कहीं और जाके किसी और आर्टरी में हो रही है तो वो पेरिफेरल सिस्टम को डैमेज करेगा, ठीक। अब देखिए स्ट्रोक की कंडीशन किस वजह से आ रही है, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं ब्रेन को, ठीक है, उसमें इस्चेमिक स्ट्रोक यानी कि वहां पे ब्लॉकेज होने की वजह से
इश्चेमिया होता है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू एन एरिया, ठीक है। तो वहां पे इश्चेमिक स्ट्रोक आ जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, जो कि ब्लड फ्लो नहीं होने देगा ब्रेन के पार्ट को, ठीक है, जिसकी वजह से एकदम से स्ट्रोक हो जाएगा। देन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, अब जो आर्टरी लिम्ब्स को यानी आपके पैरों में ब्लड सप्लाई कर रही हैं वहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक की कंडीशन हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहां का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा आपकी लेग्स में और फीट में, जिसकी वजह से पेन, नमनेस जो भी मैंने आपको बताया, और आपको चलने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपकी ब्लड वेसल का ल्यूमेन प्रॉपर रहने की कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये जब तक नॉर्मल रहेगी कंडीशन तब तक नॉर्मल तरीके से ब्लड बहेगा उन ब्लड वेसल से, आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से बच सकते हैं, एंजाइना से बच सकते हैं, हाइपरलिपिडीमिया से बच सकते हैं और कंजस्टिव हार्ट फेलियर से बच सकते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकेज जो आपकी ब्लड वेसल्स की है यही कहीं ना कहीं आगे ले जाके आपको किसी ना किसी बड़ी मुश्किल में पहुंचा सकती है, ठीक है। एन्यूरिज्म, अब जो यहाँ पे आपकी आर्टीरियल वॉल में वीक स्पॉट्स है, यानी कि जहां वॉल थिन हो चुकी है, ठीक है, वहां पे ये एन्यूरिज्म डेवलप होते हैं जो कि बल्जिस हैं, ठीक है, जो कि रप्चर हो जाएंगे और लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग करेंगे। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जब प्लेक फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है तो वो थिन करने लग जाता है ब्लड वेसल्स को, जहां भी ये थिन हुआ वहीं पे वो फट जाएगा और उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, वहां से थ्रोम्बस यानी कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं, आपके जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो निकलने लग जाएंगे और वो आगे जाके और ज्यादा ब्लॉकेज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि हमें हर डिजीज में डिस्कस किया है हमने कि उस डिजीज को से ठीक होने के फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, ठीक है, कि हमें कौन सी दवाइयां लेनी है उस कंडीशन से ठीक होने के लिए, और दवाइयों के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हम उस बीमारी से कम ग्रसित हो, और अगर हमें वो बीमारी हो गई है तो हम ठीक हो सके, ठीक है। यहाँ पे जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। जैसा कि इसका नाम आपको बता रहा है कि लिपिड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है आपकी ब्लड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लिपिड रिच फूड को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही बात कर लेते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं या कौन से तरीके हैं जिसे हम अपना सकते हैं। पहला है आपका डाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है, कि आप अपनी डाइट जो आप ले रहे हैं उसको सबसे पहले सही करना है, ठीक। तो जो भी आपकी डाइट है आपके हार्ट को हेल्दी रखे, ठीक है, वैसी डाइट आपको खानी है। उसमें आपके ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। फोकस किस पे करना है? ऐसे खाने पे जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैट हो, जो कि आपको ऑलिव ऑयल में मिल सकता है, नट्स में मिल सकता है, फैटी फिश में मिल सकता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के फूड को आप कंज्यूम कर सकते हैं। फैट इसमें भी प्रेजेंट है, बट वो फैट है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक। अब फाइब्रस रिच फूड का कंजम्पशन आपको इंक्रीज करना है, जिसमें आपके होल ग्रेन्स आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, ठीक है। ये सारी यानी कि अनाज ज्यादा मात्रा में लेना है आपको, फल ज्यादा खाने हैं आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है, और आपका जैसे ये जो भी आपका सोयाबीन है, ठीक है, रागी है, इस तरह के जो आपके सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, उनको इंक्रीज करना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग जो कि स्लो वॉकिंग होती है,
आपको एक्सर्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो उसमें जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 150 मिनट पर वीक इतनी एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी का मोड आप कोई भी सेलेक्ट आउट कर सकते हैं, चाहे वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है। 150 मिनट आपको पर वीक करनी ही करनी है एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम। अब आपको कोशिश करनी है कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सके, ठीक है, और ओवरऑल लिपिड मेटाबॉलिज्म बढ़ सके, ठीक है। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे, अब फिजिकल एक्टिविटी ऐसे नहीं करनी एक दिन हम घूमने चले गए और बहुत लंबा लंबा राउंड काट के आ गए, देन हो गया अगले दिन, अब तो 4 दिन का खाता पूरा हो गया, नहीं। इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, डेली आपको थोड़ा सा वॉक करने जाना ही जाना है, ठीक है। तो ताकि आपके लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर होता रहे और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड में इंक्रीज हो, ना कि बैड इंक्रीज हो। चलिए आगे हम और देख लेते हैं कौन से फैक्टर हैं। वेट मैनेजमेंट, यस डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि हमारे ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ओबेस होने का मतलब ही है कि बॉडी में फैट का इंक्रीज होना। तो हमें अपने वेट को बैलेंस रखना है और वो बैलेंस डाइट लेने से और एक्सरसाइज करने से ही मेंटेन होगा। जंक फूड खाने से हमारा वेट मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। एक्सेसिव अगर वेट है तो आपको उसको कम करना है, जिसकी वजह से आपका लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव हो और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के रिस्क फैक्टर से उससे आप दूर रहे, ठीक है। स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा, अगर इफ एनीवन इज डूइंग स्मोकिंग तो उससे आपका जो HDL लेवल है, ये HDL लेवल लो जाएगा और LDL लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये आपके लिपिड प्रोफाइल को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, मतलब यही है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जो कि आगे चल के आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के और नजदीक लेता जाएगा, ठीक है। अल्कोहल मॉडरेशन, अल्कोहल कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जाके आपकी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर डायबिटीज है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इन कंडीशंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन को और खराब कर सकती हैं, ठीक। तो ये सारे आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। सबसे पहला डाइट मॉडिफिकेशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, स्मोकिंग सिजेशन, अल्कोहल मॉडरेशन और डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी इन योर बॉडी, तो आपको उनको मैनेज करना है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में आएंगे हमारी मेडिकेशंस जो कि हम ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें कैटेगरी आती है आपके स्टेटिन्स, ठीक है। एटोरवास्टेटिन, सिमुवास्टेटिन, रोजीवास्टेटिन, ये जो भी क्लास है जिसमें स्टेटिन लगा हुआ है वो ड्रग्स आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करती हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रही है, एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, उसको ये इनहिबिट कर रही है, ठीक है। तो इनको हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं उन इंडिविजुअल को जिनमें बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है या जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के हाई रिस्क पर हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मेन कैटेगरी इज स्टेटिन्स। ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स है ये फर्स्ट लाइन ऑफ रिकमेंडेशन है। दूसरी जो ड्रग्स हैं जो कि लिपिड लेवल को लोअर करती हैं उसमें है इजेटिमेब, ठीक है। वो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, ठीक है, जहां जो कि मेनली आपकी कोलेस्ट्रॉल है
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अगला है PCSK9 इनहिबिटर, ये आपकी इंजेक्टेबल मेडिकेशंस हैं जो कि आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, ठीक है, और LDL रिसेप्टर को ब्लड स्ट्रीम से रिमूव होने में बढ़ाती हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये? इंजेक्टेबल मेडिकेशंस है, यानी इंजेक्शन से दी जाती हैं, LDL लेवल को कम कर रही हैं, ठीक है, बाय एनहांसिंग द रिमूवल ऑफ LDL रिसेप्टर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। LDL रिसेप्टर को ही ये ब्लड स्ट्रीम से हटाने का काम कर रही है। उसके अलावा है आपका बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंस, ये बाइल एसिड के साथ बाइंड होती हैं इंटेस्टाइन में और कोलेस्ट्रॉल के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर रही हैं और साथ के साथ LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी है स्टेटिन्स, उसके बाद अदर जो ड्रग्स हैं उसमें आएगी इजेटिमेब, PCSK9 इनहिबिटर्स एंड बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर, कौन सी ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क पर हैं। उसमें दो तरह के फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक, कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि ये ऐसे रिस्क फैक्टर है जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, ये शुरू से ही हम बात करते आ रहे हैं कि अगर आपके जेनेटिक्स में है तो आपको वो डिजीज होने वाली है, आप नहीं बच सकते। दूसरा एज एंड जेंडर, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी इस कंडीशन के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक। अब आपके जो मेल्स हैं वो ज्यादा प्रोन है, यानी कि उनमें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ट्राइग्लिसरेमिया यानी कि हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू प्री मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। लेकिन मेनोपॉज के बाद वुमेन्स में भी ये रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हाथ के कंट्रोलिंग फैक्टर्स नहीं है, हम अब वो फैक्टर्स देखते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं कि हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में यानी कि स्ट्रैटेजीज में जो जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो अडॉप्ट करना चाहिए, वही आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। सबसे पहला कि अनहेल्दी डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप ऐसी डाइट लीजिए जिसमें कि गुड कोलेस्ट्रॉल हो, ठीक है, ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड्स हो, उस और आपके लेग्यूम्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इस तरह की डाइट आपको इंक्रीज करनी है। दूसरी ओबेसिटी, अगर आप ओबेस हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है, ठीक है, जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को इंक्रीज कर सकता है अगर आपकी ओबेसिटी कंडीशन रहती है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड एज वेल एज आपका जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, दोनों का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। फिजिकल इनएक्टिविटी है, अगर आप लैक ऑफ यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वो आपको वेट गेन की कंडीशन लाएगी और जो कि आपके लिपिड लेवल को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, वो उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी, लिपिड लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करेगा। स्मोकिंग आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, तो आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। एक्सेसिव अल्कोहल भी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को इंक्रीज करते हैं और आपका मोटापा बढ़ाते हैं, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। डायबिटीज है तो वो भी लिपिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा रहा है, LDL को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको अपने वेट मैनेजमेंट करना है और आपको डाइट ऐसी लेनी है जिससे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपको वो हाइपरलिपिडेमिया की रिस्क फैक्टर पे आप ज्यादा हैं, ठीक है, आपका ब्लड में लिपिड लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। अगर आपको सिंड्रोम है यानी कि क्लस्टर ऑफ डिजीज है, क्लस्टर ऑफ कंडीशंस जिसमें कि आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, एबनॉर्मल फैट, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो वो भी हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन को बढ़ाएगा, ठीक है। कुछ मेडिकेशन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि आपके स्टेरॉइडल ड्रग्स, डायूरेटिक्स और एंटीसाइकोटिक
ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, हमने पहले डिस्कस किया था कि मेडिकेशन भी एक कॉज हो सकता है, तो ये जो मेडिकेशंस हैं आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स और एंटीसाइकोटिक, ये भी आपके लिपिड लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ब्लड में लिपिड कंटेंट इंक्रीज होगा। अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी कि जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस जिसको हम कहते हैं, तो भी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में लिपिड लेवल या लिपिड प्रोफाइल चेंज होता रहेगा, एलिवेट होता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, क्या कितने टाइप्स है हाइपरलिपिडेमिया के, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल कौन से इंटरवेंशंस हैं जिससे अडॉप्ट करके हम इस डिजीज को, इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर। थैंक यू। अगर आपको इस डिस्कशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। थैंक यू।